तो बेटा जैसा कि हमने 3 क्षेत्र देखे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ना। प्राथमिक में कच्चा माल से संबंधित चीज़ें आती हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कच्चा माल लाके जहाँ पर बनाया जाता है, और तृतीयक क्षेत्र में जहाँ पर लाकर उसको बेचा जाता है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि आर्थिक क्रिया ये 2 तरीके की होती हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वो चीज़ें आती हैं जो बेची जाती हैं, जैसे बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। नहीं, अगर हम खेत में कुछ चीज़ ऐसी उगा रहे हैं जिसे हम बेचेंगे तो वो कहलाएगी बाजार क्रियाएं, और अगर हम खेत में कुछ ऐसी चीज़ उगा रहे हैं जिसे हम बेचेंगे नहीं, हम अपने प्रयोग के लिए रख लेंगे, अपने उपभोग के लिए रख लेंगे, वो कहलाएंगी गैर बाजार क्रियाएं। ठीक है ना, तो फर्क पता लग गया होगा। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। अब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से हमारे देश में जैसे, और हमारे देश में क्या बहुत सारे देशों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यानी इतिहास से जुड़े हुए और कुछ कल्चर से, जब हमारे परिवारों में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है, फर्क किया जाता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष जो हैं वो बाहर के कामकाज देखते हैं। जैसे हमने देखा शकल की माँ, वो हाउसवाइफ है, वो सारे घर के ही काम करती है, बच्चों का खाना बनाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, घर की सफाई है, बर्तन मांजना है, कपड़े हैं, ये सब काम करते हैं। दूसरी तरफ शकल के पिता जो है वो बाहर जाकर काम करते खेतों में, बूटा सिंह जो है वो खेतों में काम करते हैं, और जब वो उपज उग जाती है तो उस उपज को बाज़ार में बेचकर पैसा कमाते हैं परिवार के लिए। तो ऐसे भी होता है। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए काम करती है, घर में सब काम करती है, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, बच्चों के लिए खाना बनाना, सब काम करती है, लेकिन इस काम के लिए शीला को पैसा नहीं मिलता है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ऐसा माना जाता है। वो घर के सब काम करती है लेकिन उसके लिए उसको पैसा नहीं मिलता। दूसरी तरफ विलास की माँ, उसके पिता तो नहीं है, लेकिन विलास की माँ बाहर जाती है, काम करती है, और उसके लिए उसको पैसा मिलता है और वो काम आय कमाती है। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती है। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है, यानी पुरुषों के समान ही किया जाता है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं कि एक ही काम के लिए पुरुष को ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है और महिलाओं को कम तनख्वाह की जाती है, और ज़्यादातर ये प्राइवेट सेक्टर्स में होता है, जो गैर सरकारी होते वहाँ होता है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक है। बेटा ये शिक्षा पे डिपेंड करता है, हमारी हेल्थ पे डिपेंड करता है कि हम अपने लिए या देश के लिए कितना कमाते हैं। ठीक है ना, अगर हम कम पढ़े लिखे हैं तो कम आय होगी, अगर हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी है तो हमें ज़्यादा इनकम होगी। तो ये शिक्षा और हमारे कौशल पर डिपेंड करता है। अधिकांश महिलाओं के पास, क्योंकि आज भी हमारे देश में महिलाएं उतनी पढ़ती लिखती नहीं है जितने पुरुष पढ़ते हैं, उनका रेशो फिर भी कम है महिलाओं का। तो आज अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है, कम सैलरी दी जाती है। अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती क्योंकि कम पढ़ी लिखी हैं, कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती है, और घर का गुजारा भी करना। तो कई बार विलास वाली सिचुएशन आ जाती है कि बाप नहीं होता घर में, पति नहीं है, पति मर गया है, तो महिला को गुजारा करना, अपने बच्चों को पालना है, तो कहीं भी छोटे मोटे घरों में जाके काम करने लगती है। घर की जैसे घरेलू नौकरानियां बन जाती हैं या फैक्ट्री में बहुत छोटे मोटे काम करने लगती हैं। तो अधिकतर महिलाएं वहाँ काम करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है और कानूनी सुरक्षा का भी अभाव होता है, वहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अनपढ़ होती हैं, कम पढ़ी लिखी होती हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। अधिकांश महिलाएं ऐसा बताते हैं। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उच्च शिक्षा, और अगर कोई महिला बहुत पढ़ी लिखी है, उच्च शिक्षा और उच्च कौशल, अच्छी ट्रेनिंग है उसके पास, वैसी महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती है, और वो ऐसी जगह नौकरी फिर करती है जहाँ पर उनको हेल्थ का भी फ़ायदा मिलता है, शिक्षा से संबंधित उन्हें अच्छी नौकरी मिलती है, कई बार बड़े पदों पर भी जाती हैं, पुरुषों के समान उनको नौकरी मिलती है, और कानून से भी सिक्योरिटी मिलती है, और नौकरी में भी उनको हिफाजत मिलती, सिक्योरिटी मिलती है।
कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में भी प्रवेश। आजकल तो हम देखते हैं महिलाएं एरोप्लेन तक उड़ाती हैं, महिलाएं आजकल सिविल सर्विसेज में भी जाती हैं, पुलिस में है, मिलिट्री में है, नेवी में, एयरफोर्स में, सब जगह आजकल महिलाएं हर जगह काम करती हैं। बात सारी है शिक्षा की, हेल्थ की। अगर जितनी पढ़ी लिखी महिला है, हेल्दी महिला है, तो वो पुरुषों के बराबर ही उसको वेतन मिलता है। और कम पढ़ी लिखी महिला है या अनपढ़ महिला है तो वो ऐसी जगह भी काम करने को तैयार हो जाएगी जहाँ जॉब की सिक्योरिटी ना हो, कानून का भी अभाव हो और कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाएगी। तो कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। आजकल महिलाएं डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, ज़रूरी नहीं कि पुरुष ही वो काम करें, पढ़ लिख कर ट्रेनिंग लेकर महिलाएं भी आजकल वो काम कर रही हैं। तो सारी बात जो आती है वो शिक्षा पर आकर टिकती है, स्वास्थ्य पर आकर टिकती है। हमने आर्थिक क्रियाकलाप देखे, मानव पूंजी देखी, मानव संसाधन देखा। हमने वहाँ से शुरू किया था ना पाठ, मानव संसाधन। ज़रूरी नहीं कि एक देश की जनसंख्या बड़ी हो तो वो मानव संसाधन काम का, लेकिन उसी मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदल सकते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा दे करके। हमने जापान का उदाहरण देखा। फिर हमने आर्थिक क्रिया, हमने 3 सेक्टर्स देखे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हमने उनमें देखा क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर हमने आर्थिक क्रियाकलाप देखे, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं में आय होती, इनकम होती, और गैर बाजार क्रियाओं में इनकम या आय नहीं होती। फिर हमने पुरुष और महिलाओं का देखा क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे कौन सी महिलाएं कहाँ पर काम करती हैं, जॉब सिक्योरिटी है नहीं है, ये सब हमने इस लेसन में देखा। फिर हम देखेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता यानी जनसंख्या की जो काबिलियत है, गुणवत्ता है, वो किस पर डिपेंड करती है? साक्षरता दर पर। किसी देश की जनसंख्या कितनी पढ़ी लिखी है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। फिर जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर और उनके कौशल पर डिपेंड करती है। और जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे, जितने ज़्यादा लोग हेल्दी, जितने ज़्यादा लोग निपुण होंगे, अपने काम में ट्रेंड होंगे, उतना ही देश भी तरक्की करेगा, देश विकसित होगा। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या देश की परिसंपत्ति कहलाती है। स्वस्थ जनसंख्या और शिक्षित जनसंख्या देश की परिसंपत्ति कहलाती है। तो देश की जनसंख्या को शिक्षित होना, स्वस्थ होना और काम में निपुण और कौशल होना बहुत ज़रूरी है। उससे खुद की, मनुष्य की भी तरक्की होती है और देश की भी तरक्की होती है, देश में भी विकास आता है। अब दूसरी तरफ हम देखें, अगर जैसे विलास है, कोई बीमार है, कोई अनपढ़ है, तो क्या देश की सेवा करेगा? वो तो अपने को ही पाल ले तो बहुत है ना। तो इस तरीके से हमने देखा। आज ये चैप्टर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, आधा चैप्टर हो गया है। आधा चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, उसमें हम देखेंगे अलग से शिक्षा के बारे में, अलग से स्वास्थ्य के बारे में। और कई बार बेटा ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वस्थ भी है, व्यक्ति शिक्षित भी है, लेकिन फिर भी बेरोज़गार है, रोज़गार की कमी है। तो तब क्या होता है जब बेरोज़गारी होती है? तो आधा चैप्टर हमने आज किया, आधा चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स डाल दिए जाएंगे इसी ग्रुप के ऊपर, वर्कशीट दे दी जाएगी। अपना इकोनॉमिक्स की कॉपी में ही वो अपना क्लास वर्क जो अभी मैं डालूंगी, क्वेश्चन आंसर्स वो कर लेंगे। और चैप्टर को जितना पढ़ाया गया बहुत ध्यान से एक बार उसको पढ़ लेंगे तो और चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है ना पढ़े लिखे लोगों की अहमियत, इम्पोर्टेंस। तो पढ़ना है, लिखना है सब बच्चों को, हेल्दी रहना है, घर में रहना है, स्वस्थ रहना है, ठीक है। अपना ध्यान रखेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच।